ओशो को लोग भगवान क्यों मानते हैं, जबकि ओशो खुद भगवान के विचार को ही खारिज कर चुके थे। I am against prayer. फिर उनके मेमोरियल पर ओशो नेवर बॉर्न, नेवर डाइड, ओनली विजिटेड प्लैनेट अर्थ क्यों लिखा है? ओशो पर सवाल कई हैं, इसीलिए आज हम बात करेंगे ओशो की, जिन्हें लाखों लोग भगवान मानते हैं। एक ऐसे भगवान जिनके पास 90 से ज्यादा रोल्स रॉयस कारें थी। एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अमेरिका के रेगिस्तान में 64,000 एकड़ जमीन पर पूरा एक शहर बसा दिया था, अपना एयरपोर्ट, अपनी पुलिस फोर्स और अपना राजनीतिक ढांचा। लेकिन कुछ ही सालों बाद ओशो के इसी आंदोलन का नाम अमेरिकी इतिहास के सबसे बड़ी बायो टेरर अटैक विवादों में भी जुड़ गया। उनके फॉलोअर्स उन्हें भगवान श्री रजनीश कहते थे और आज दुनिया उन्हें ओशो के नाम से जानती है। तो क्या ओशो एक आध्यात्मिक गुरु थे, एक भगवान थे, या फिर एक विवादित शख्सियत? दोस्तों, जानेंगे यही आज के द भारत फाइल्स के इस वीडियो में। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और वीडियो को लाइक करना तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सारा जगत माया ही है, तो मुझसे क्या करोगे एकांत में मिलकर? फिर क्या एकांत और क्या भीड़, सब माया है। Cash, boxes of jewelry and his throne. कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के कुचवाड़ा गांव में ओशो का जन्म हुआ। उनका असली नाम चंद्रमोहन जैन था। हालांकि परिवार में उन्हें रजनीश भी कहा जाता था। उनके पिता बाबूलाल जैन धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और कपड़े का व्यापार करते थे, जबकि उनकी मां सरस्वती जैन एक समृद्ध परिवार से थीं। ओशो के नाना नानी बड़ी जमींदार थे और उनके पास लगभग 1400 एकड़ जमीन थी। ओशो के जन्म के बाद वे उन्हें अपने साथ ले गए, जहां उन्होंने अपने जीवन के शुरुआती 7 साल बिताए। नाना की मृत्यु के बाद जब उन्हें माता पिता के पास भेजने की बात हुई तो ओशो इसके लिए तैयार नहीं हुए। इसके बाद उनकी नानी गदरवारा में आकर अलग बंगले में रहने लगी, जहां ओशो भी उनके साथ रहते थे। ओशो का परिवार विचारों के मामले में काफी विविध था। उनके पिता धार्मिक और आध्यात्मिक थे, जबकि दादा नास्तिक थे। इसी माहौल ने ओशो की सोचने समझने के तरीके को गहराई से प्रभावित किया। उन्हें बचपन से ही काफी स्वतंत्रता मिली और उन्होंने कम उम्र में ही धर्म ग्रंथों का अध्ययन शुरू कर दिया। ओशो केवल शास्त्र पढ़ते ही नहीं थे, बल्कि उनमें मौजूद मान्यताओं और अंधविश्वासों पर सवाल भी उठाते थे। खेलकूद में उनकी खास रुचि नहीं थी। वे अपना अधिकांश समय किताबें पढ़ने में बिताते थे। किशोरावस्था तक उन्होंने कबीर, गुरु नानक, मीरा, स्वामी रामतीर्थ, मदर टेरेसा और महात्मा गांधी जैसे अनेक किताबों को पढ़ लिया था। आगे चलकर उन्होंने दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान और विश्व के प्रमुख चिंतकों की किताबों का भी गहन अध्ययन किया। अपने शुरुआती वर्षों में ओशो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स जैसे विचारकों से प्रभावित थे और एक कट्टर कम्युनिस्ट विचारधारा की ओर झुकाव रखते थे। ओशो ने साल 1955 में जबलपुर यूनिवर्सिटी से बीए की डिग्री पूरी की और इसके बाद 1957 में सागर यूनिवर्सिटी से फिलॉसफी में मास्टर्स किया। मास्टर्स के बाद उन्होंने फिलॉसफी पढ़ाना शुरू कर दिया। अगले कुछ वर्षों तक ओशो फिलॉसफी के शिक्षक रहे। इस दौरान वे धर्म, परंपराओं और सामाजिक मान्यताओं पर खुलकर अपने विचार रखते थे। धीरे धीरे उन्हें सुनने वाले लोगों की संख्या बढ़ने लगी और उनके छोटे छोटे कार्यक्रम फेमस होने लगे। फिर 1966 में ओशो ने पूरी तरह आध्यात्मिक पर्सन बनने का फैसला किया और यूनिवर्सिटी की नौकरी से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद वे फुल टाइम स्पिरिचुअल गुरु के रूप में देश भर में स्पीच देने लगे। अपने स्पीच में वे राजनीति, धर्म और समाज से जुड़े मुद्दों पर खुलकर बात करते थे। उनके कई विचार और बयान कंट्रोवर्सी में रहते थे, लेकिन इसी कंट्रोवर्शियल स्पीच से उनकी पॉपुलैरिटी को और बढ़ा दिया और देखते ही देखते उनके फॉलोअर्स की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। इन्हीं फॉलोअर्स में से ओशो की मुलाकात लक्ष्मी से होती है, जिनका नाम बदलकर ओशो ने मां योग लक्ष्मी रख दिया था। दूसरी थी क्रिस्टीना वुल्फ, जिनका नाम बदलकर प्रेम निवान रखा गया था। मां योग लक्ष्मी ओशो की पहली पर्सनल सेक्रेटरी बनी, जबकि प्रेम निवान विदेशों में ओशो के कैंप्स और फॉलोअर्स को मैनेज करने का काम करती थी। ओशो को फेमस करने में इन दोनों की इंपॉर्टेंट भूमिका रही। देखते ही देखते विदेशी फॉलोअर्स बड़ी मात्रा में दान भी देने लगे। इसी आर्थिक सहयोग की मदद से 1970 में ओशो ने पुणे में अपना पहला आश्रम स्थापित किया। ये आश्रम जल्द ही एक बड़ी आध्यात्मिक केंद्र में बदल गया, जहां करीब 30,000 फॉलोअर्स रहते और विभिन्न गतिविधियों में हिस्सा लेते थे। इस आश्रम में ओशो कई मेडिटेशन सेशंस भी चलाया करते थे। इन सेशंस में गाना बजाना और डांस भी शामिल होता था। 26 सितंबर 1970 को ओशो ने आखिरकार अपने इस आंदोलन को नियो सन्यासी मूवमेंट नाम दिया। इस आंदोलन में ओशो के फॉलोअर्स को नियो सन्यासी कहा जाता था। इसमें शामिल होने के लिए हर फॉलोअर को पहले अपनी सामान्य जीवन शैली से संन्यास लेना पड़ता था। इसके अलावा उन्हें केसरिया रंग के कपड़े पहनने पड़ते थे और गले में ओशो की तस्वीर वाली माला धारण करनी पड़ती थी। साथ ही पुराने नाम छोड़कर नए नाम अपनाने होते थे। महिलाओं को अपने नाम के आगे मां और पुरुषों को स्वामी लगाना पड़ता था। ये नए नाम या तो स्वयं फॉलोअर्स चुनते थे या फिर ओशो उन्हें देते थे। इन नए नामों का अर्थ था कि अब आप पूरी तरह से स्वयं को ओशो को समर्पित कर चुके हैं। मुंबई में 1 साल बिताने के बाद ओशो ने अपना नाम आचार्य रजनीश से बदलकर भगवान श्री रजनीश रख लिया। बाद में उन्होंने अपने नाम से श्री हटा दिया और उनके फॉलोअर्स उन्हें भगवान रजनीश कहकर बुलाने लगे।
उस समय तक ओशो के देश विदेश में कई हाई प्रोफाइल लोग फॉलोअर्स बन चुके थे। यहाँ तक कि बॉलीवुड की कई मशहूर हस्तियां भी उनके फॉलोअर्स बन गए थे, जिनमें उस दौर की सुपरस्टार विनोद खन्ना भी शामिल थे। अमीर फॉलोअर्स की वजह से ओशो के पास बड़ी मात्रा में धन आने लगा। पुणे आश्रम में एक आर्ट्स एंड क्राफ्ट सेंटर भी था, जहां कपड़े, ज्वेलरी और अन्य वस्तुएं बनाई जाती थीं। लेकिन आश्रम की मुख्य आय का स्रोत ये प्रोजेक्ट्स नहीं, बल्कि वे थेरेपी सेशंस थे जो बाहर से आने वाले फॉलोअर्स को दिए जाते थे। आश्रम में दिन की शुरुआत सुबह 6 बजे डायनामिक मेडिटेशन से होती थी, जो 5 चरणों में बटा था। इसमें तेज सांस लेने की क्रियाएं, चिल्लाना, रोना, हंसना, कूदना, नाचना और फिर कुछ समय तक पूरी तरह स्थिर रहना शामिल था। अंत में संगीत के साथ नृत्य और उत्सव मनाया जाता था। ओशो के अनुसार इस प्रक्रिया का उद्देश्य लोगों के भीतर दबे हुए भावनाओं और मानसिक तनाव को बाहर निकालना तथा उन्हें पुराने भावनात्मक घावों से मुक्त करना था। इसके बाद सुबह करीब 8 बजे ओशो आश्रम के बुद्धा हॉल में आकर करीब 1 घंटे तक लेक्चर दिया करते थे। वे धार्मिक ग्रंथों पर टिप्पणी किया करते थे और ऑडियंस के साथ सवाल जवाब भी किया करते थे। इसके बाद पूरे दिन आश्रम में मेडिटेशन सेशन चला करते थे। इन थेरेपी सेशंस के बीच एनकाउंटर ग्रुप्स और तंत्र ग्रुप्स जैसे सेशंस भी आश्रम में चला करते थे। उन कई मेडिटेशन सेशंस में से एक था लिबरलाइज्ड सेक्स, यानी आश्रम का कोई भी व्यक्ति किसी के भी साथ सेक्स गतिविधियों में शामिल हो सकता था, जिससे पूरे आश्रम में एक अनकहा सा रिवाज शुरू हो जाता है, जिसमें लोग सेक्स को मेडिटेशन की तरह देखने और अपनाने लगते हैं। इसमें प्राकृतिक मानवीय ईर्ष्या यानी नेचुरल ह्यूमन जेलसी को खत्म करने के लिए ओपन सेक्स और पार्टनर बदल बदल कर संबंध बनाने जैसी अवधारणाओं को सामान्य बताया जाता था। इस सब का कथित उद्देश्य केवल एक ही था, सेक्स के माध्यम से सुपर कॉन्शियसनेस तक पहुंचना। इसी सेशंस के चलते ओशो के आश्रम पर कई तरह के आरोप लगने लगे। रोजलिन स्मिथ, जो 1980 में लगभग 6 महीने तक आश्रम में रहीं, उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोगों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाकर उन्हें यौन गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रेरित किया जाता था। उन्होंने ये भी दावा किया कि इन गतिविधियों में शामिल होने से इनकार करने वालों को उस समूह के लीडर द्वारा दंडित किया जा सकता था। अन्य कई फॉलोअर्स जैसे एस्कॉट फ्लॉड और डेविड बटेल ने भी आश्रम में हुई कुछ विवादास्पद घटनाओं का उल्लेख किया। उनके अनुसार कुछ लोगों को इन अनुभवों के बाद मानसिक आघात का सामना करना पड़ा और उन्हें लंबे समय तक काउंसलिंग की आवश्यकता पड़ी। इसी तरह कुछ फॉलोअर्स ने यह भी आरोप लगाया कि आश्रम में चल रही यौन गतिविधियों के कारण कुछ लोगों में यौन संचारित रोग यानी एसटीडीज फैल गए थे, जिनमें गोनोरिया और हर्पीस जैसी बीमारियों का जिक्र किया गया। हालांकि इन आरोपों पर अलग अलग पक्षों की राय रही है और ओशो के समर्थक इन दावों से असहमति भी जताते रहे हैं। यहीं से ओशो की बाकी बातों को छोड़कर उन्हें सिर्फ सेक्स गुरु कहा जाने लगा। ओशो ने इन्हीं लेक्चर्स को एक किताब में संकलित किया, जिसका नाम था फ्रॉम सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस, जिसका हिंदी शीर्षक संभोग से समाधि तक था। ओशो की इस किताब पर कई हिंदू धर्मगुरुओं ने नाराजगी जताई, खासकर उन्हें किताब के नाम से बड़ी आपत्ति थी। कई लोगों ने ओशो को धमकी दी कि वे इस किताब का नाम बदल दें, नहीं तो उन्हें मार दिया जाएगा। लेकिन ओशो ने किताब का नाम नहीं बदला और आज भी ये किताब उसी नाम से बिकती है। अब ओशो के आश्रम में होने वाली कंट्रोवर्शियल सेशंस के साथ साथ राजनीति, विचारधारा और धर्म पर उनके विवादित बयान भी बढ़ते जा रहे थे। वैसे ओशो की कही गई कई बातों में तर्क जरूर होता था, लेकिन उनके ये तर्क बहुत से लोगों, खासकर राजनेताओं के लिए परेशानी का कारण बन रहे थे। ओशो का बढ़ता हुआ ये विवादित कल्ट उस समय की सरकार को समाज के लिए एक बड़ा खतरा लगने लगा और उनके खिलाफ अप्रत्यक्ष रूप से कार्रवाई शुरू कर दी गई। खासकर 1977 के बाद, जब मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बने, जो ओशो के आंदोलन के बिल्कुल खिलाफ थे। इसके बाद ओशो के खिलाफ कई कदम उठाए गए। इनमें सबसे प्रमुख था कि विदेशों से मिलने वाले दान और रकम पर भारी टैक्स लगाया गया, साथ ही उनकी संपत्तियों पर भी टैक्स लगाने के आदेश दिए गए। लेकिन फिर 10 अप्रैल 1981 को ओशो ने अचानक सार्वजनिक रूप से बोलना बंद कर दिया और स्वयं को लगभग 3 वर्षों के मौन में रख लिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया, इसकी कोई स्पष्ट वजह सामने नहीं आई। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि उस समय भारतीय अधिकारियों की ओर से उन पर बढ़ता दबाव था और इसी कारण उन्होंने खुद को सार्वजनिक गतिविधियों से काफी हद तक अलग कर लिया। अंततः 1 जून 1981 को ओशो इन्हीं सब दबावों के बीच अमेरिका के ओरेगन राज्य में चले गए। वहां उनके फॉलोअर्स ने लगभग 64,000 एकड़ का बिग मडी रैंच खरीदा, जहां एक नई बस्ती रजनीशपुरम बसाई गई। कुछ ही वर्षों में इस बंजर इलाके को सड़कों, घरों, खेतों, झीलों और एक प्राइवेट एयरपोर्ट के साथ एक सेल्फ सफिशिएंट कम्यून में बदल दिया गया। अपनी एयरलाइन, पुलिस फोर्स और हजारों निवासियों के साथ रजनीशपुरम तेजी से एक बड़े आध्यात्मिक शहर के रूप में उभरने लगा। यहाँ होने वाले बड़े आयोजनों में 15,000 तक लोग शामिल होते थे। इसी दौरान ओशो अपनी 90 से अधिक रोल्स रॉयस कारों के कलेक्शन के लिए भी दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गए। उनके फॉलोअर्स चाहते थे कि साल के हर दिन के लिए उनके पास एक अलग कार हो, लेकिन गवर्नमेंट को लगने लगा कि रजनीशपुरम एक राज्य के भीतर दूसरा राज्य बनता जा रहा है। यहीं से विवाद और बढ़ने लगे। जिस जमीन पर रजनीशपुरम बसाया गया था वो आधिकारिक तौर पर कृषि उपयोग के लिए थी। हजारों लोगों के वहां बसने से स्थानीय निवासियों की चिंताएं बढ़ने लगी।
जब प्रशासन ने कुछ प्रतिबंध लगाए तो ओशो के फॉलोअर्स ने पास के एंटीलोप शहर में संपत्तियां खरीदनी शुरू कर दी और वहां राजनीतिक प्रभाव भी हासिल कर लिया। यहां तक कि शहर का नाम बदलने की कोशिश भी की गई। जो शुरुआत में एक आध्यात्मिक प्रयोग था वो धीरे धीरे राजनीतिक संघर्ष में बदलता जा रहा था। 1984 में स्थानीय चुनाव नजदीक थे और तनाव चरम पर पहुंच चुका था। इसी दौरान ओरेगन के द डैल्स शहर के कई रेस्टोरेंट्स के सलाद बार में साल्मोनेला बैक्टीरिया मिलाया गया, जिससे 700 से अधिक लोग बीमार पड़ गए। हालांकि किसी की मौत नहीं हुई। बाद की जांच में पता चला कि इस घटना में ओशो के कुछ फॉलोअर्स, जिनमें मां आनंद शीला भी शामिल थी, ये शीला वही थी जिसने वहां जमीन खरीदवाई थी और उनके मौन के समय ये सारी चीजें मैनेज कर रही थी। खैर, इसे अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा बायोटेरर हमला माना जाता है। 1985 में शीला के अचानक यूरोप भाग जाने के बाद कम्यून के भीतर की कई विवादित बातें सामने आने लगी। जहर देने, जासूसी करने और हत्या की साजिश जैसे गंभीर आरोप लगाए गए। इसी बीच ओशो ने अपनी लंबी चुप्पी तोड़ी और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन घटनाओं की जिम्मेदारी शीला और उनके सहयोगियों पर डाल दी। बाद में शीला को बायोटेरर हमले सहित कई मामलों में दोषी ठहराया गया। दूसरी ओर ओशो के कुछ पूर्व करीबी सहयोगियों और बॉडीगार्ड्स ने दावा किया कि ओशो को कम्यून में हो रही कई गतिविधियों की जानकारी थी। हालांकि इस पर आज भी मतभेद बने हुए हैं। इसके बाद 28 अक्टूबर 1985 को ओशो को अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में इमिग्रेशन नियमों के उल्लंघन से जुड़े आरोपों में गिरफ्तार कर लिया गया। वे 12 दिनों तक हिरासत में रहे और बाद में 21 देशों ने उन्हें बैन कर दिया। जब आखिर में कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा तो जनवरी 1987 में ओशो अपने पुणे वाले आश्रम लौट आए। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका की जेल में उन्हें स्लो पॉइजन देकर मारने की कोशिश की गई थी। अमेरिका से लौटने के कुछ समय बाद ही उन्हें पीठ दर्द, अस्थमा और हृदय संबंधी समस्याएं होने लगीं, जिन्हें उन्होंने उसी कथित स्लो पॉइजनिंग का असर बताया। दिसंबर 1988 के अंत में उन्होंने कहा कि अब वे भगवान श्री रजनीश कहलाना नहीं चाहते। इसके बाद फरवरी 1989 में उन्होंने अपना नाम ओशो रजनीश रख लिया और सितंबर 1989 में इसे छोटा करके केवल ओशो कर दिया। साथ ही उन्होंने ये भी अनुरोध किया कि पहले रजनीश नाम से जुड़े सभी ट्रेडमार्क और ब्रांडिंग को बदलकर ओशो कर दिया जाए। इसके कुछ महीनों बाद 19 जनवरी 1990 को ओशो का निधन हो गया। उनकी पूरी जिंदगी की तरह उनकी मृत्यु भी विवादों से घिरी रही। ओशो की मौत को लेकर कई तरह की थ्योरी सामने आई। कुछ लोगों का दावा था कि उन्हें जहर दिया गया था ताकि उनकी विरासत और आश्रम पर नियंत्रण हासिल किया जा सके। ओशो की रहस्यमयी मौत पर खोजी पत्रकार अभय वैद्य ने हु किल्ड ओशो नामक पुस्तक भी लिखी, जिसमें उन्होंने उनकी मृत्यु के दिन आश्रम में हुई कई कथित अनियमितताओं पर सवाल उठाए। वहीं ओशो के भाई और उनकी मां ने भी उनकी मृत्यु को लेकर कई प्रश्न उठाए थे। फिलहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप ओशो की मृत्यु के पीछे के सभी सवालों और संभावित कारणों के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट में यस जरूर टाइप करें ताकि इसका पार्ट 2 द भारत फाइल्स बना सके। और इस वीडियो पर आपकी क्या राय है वो भी कमेंट में जरूर शेयर करें। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब व वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।